हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से, उसको आज हम लोग कवर करने वाले, जहां से 4 से 5 क्वेश्चंस तो बहुत ही कॉमन है, आना ही है। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक को हम लोग जो है देखेंगे। जहां पे भी कोई समस्या होगी उसको जो है कमेंट करके आप सब पूछेगा। वैसे हम आपको कोशिश करेंगे कि कुछ भी ऐसा आपको डाउट ना रह जाए जिससे आपको जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले, शब्द अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा होती है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कभी कभी जो है परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कि शब्द की परिभाषा क्या है, यानी शब्द किसे कहेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, ये चीज ध्यान देना है, सार्थक मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग वर्णों के मेल कर दिए और उसका कोई अर्थ ना निकले। तो सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थ होना चाहिए उसका। ठीक है, तभी वो शब्द कहलाएगा। चलिए कुछ उसके उदाहरण भी देख लेते हैं कि शब्द जो है वो कैसा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कमल देख सकते हैं, कमल लिखा हुआ है, और इसमें देख सकते हैं क म और ल, इन वर्णों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनता है कमल। कमल का अर्थ होता है ना, तो इसलिए एक सार्थक है, सार्थक शब्द है, इसलिए ये एक शब्द कहलाएगा। वहीं अगर इसी में अगर हम लोग जो है कुछ वर्णों को हेर फेर कर दें, इधर उधर कर दें, तो देखिए उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग कमल में से क्या कर दे रहे हैं कि क को बीच में कर दिए और फिर म और ल, तो ये मकल हो गया, और मकल का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए शब्द नहीं है। ठीक है, आगे और भी जैसे यहाँ पे कुछ शब्द के उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे किताब, कलम, कुर्सी, मेज, बैग, कॉपी आदि ऐसे शब्द जो हैं आपके क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बहुत ही एक जो है पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है, प्रश्न है जो बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो जो है बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो है ईयरली या हाफ ईयरली एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इसलिए इसको याद रखना है कि पद, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, पद, पद किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। इसलिए अब इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ये। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, यानी जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाने लगेगा? पद कहलाने लगेगा। जैसे इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि राम विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में बहुत सारे आप देख रहे हैं ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो राम विद्यालय जाता है, ये सभी के सभी जब वाक्य में आ जाते हैं तो यही शब्द जो है क्या कहलाते हैं? पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, इसी को जब हम बाहर निकाल देंगे, जैसे राम को हम बाहर निकाल दिए वाक्य से, तो यह शब्द कहलाएगा। विद्यालय को हमने बाहर निकाल दिया वाक्य से, ये शब्द कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वाक्य में पिरो दिया जाएगा या प्रयुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाने लगता है? पद कहलाने लगता है। तो आपको याद क्या करना है कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वही शब्द क्या कहलाने लगता है? पद कहलाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ शब्दों का वर्गीकरण जो है वो विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनका विवरण हम लोग जो है नीचे देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वर्गीकरण उद्गम और उत्पत्ति के आधार पे, यानी शब्दों का उद्गम और उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में होता है। ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो है शब्दों का वर्गीकरण में आप लोगों को याद रखना है उद्गम और उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, या कभी कभी इसको विदेशज भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ लिखा है तत्सम। ठीक है,
तत्सम, इसकी परिभाषा आप समझ जाइए क्या है कि संस्कृत से ज्यों का त्यों ग्रहण किए गए शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। आप सब जो है तत्सम का अर्थ समझ लीजिए कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बना हुआ है तत् प्लस सम से, ठीक है। तत् का अर्थ होता है उसके, उसके अर्थात संस्कृत के, ठीक है। और सम का अर्थ होता है क्या, समान। तो अर्थात क्या हो जाएगा, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ऐसे आप समझिए कि जो शब्द संस्कृत में जैसा प्रयोग हो रहा है वही शब्द जो है बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। तो कुछ शब्द आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे कौन कौन से हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र, पत्र, कर्म, गृह, ऐसे आदि शब्द जो हैं ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में हूबहू करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तद्भव। तद्भव क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग यहाँ समझिए कि तद्भव कैसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के यानी परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। या इसको यूं आप कह सकते हैं कि संस्कृत के जो शब्द बिगड़ कर या परिवर्तित होकर के, ठीक है, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये दोनों परिभाषा में से जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी परिभाषा भी परीक्षा में देखने को मिलती है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो है इसके कौन कौन से शब्द हैं जो तद्भव हैं। जैसे आप देखिए तद्भव, तत्सम में आप देख रहे थे अग्नि, और अग्नि का जो तद्भव है वो आग होता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ हाथ देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, आप तत्सम इसका सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फूल है, फूल का तत्सम जो होता है क्या, पुष्प होता है, ठीक है। यहाँ दही है, गांव है, आदि ऐसे शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और ये जो है संस्कृत में जो शब्द होता है उसी का विकृत रूप होता है, बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप जो है होता है, और इसका जो है फिर हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे तत्सम तद्भव शब्द को हमने यहाँ पे लिया है जो आप देख सकते हैं। जैसे हस्त जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ। दंत जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा दांत। स्वर्ण जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सोना। सर्प तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सांप। दुग्ध तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा दूध। घृत जो है तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा घी। रात्रि तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा रात, ठीक है। ये ऐसे तत्सम तद्भव शब्द यहाँ पे हैं जो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद है तत्सम तद्भव हम लोग देख लिए उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा है देशज, ठीक है। इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा हो सकता है, देशज, ठीक है, यानी देसी। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी परिभाषा कि देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। यानी कि हमारे ही देश में ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते रहे हैं और वही जो है धीरे धीरे हिंदी में आ गए, तो उसको जो है हम लोग जो है देशज कहेंगे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है। जैसे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो आप देशज कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ कुछ उदाहरण लिया गया देख सकते हैं। जैसे लोटा, ठीक है, लोटा क्या है, देशज शब्द है। पगड़ी, खिचड़ी, डिबिया, फुनगी आदि ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है, देशज हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विदेशज या विदेशी। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं विदेशी या विदेशी का मतलब क्या, कि जो अपने देश के नाम मतलब दूसरे देश के भाषाओं से शब्द हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसके परिभाषा, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं, कुछ भाषाओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे फारसी के शब्द, ये अपने देश की भाषा नहीं, फारसी की है। फारसी जो है मतलब जो है ये दूसरे देश की भाषा है, यानी विदेशी है, तो इसके भी शब्द हमें देखने को मिलते हैं हमारे हिंदी में।
अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है। आप बहुत सारे ऐसे शब्द को आप देखते हो जो हमारे हिंदी में अंग्रेजी शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। पुर्तगाली है और फ्रांसीसी आदि ऐसी जो है मुख्य भाषाएं हैं जो विदेशी भाषाएं कहलाती हैं, और इनके शब्द जो है हमारी हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ इसका यहाँ पे हमने चार्ट बनाया है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो किस भाषा के हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे अरबी अरबी भाषा के शब्द जो हैं अमीर, अदालत, आदमी, औरत, कानून, तारीख, ये आप लोग जो है शब्दों को आप हिंदी में ऐसा देखे होंगे कि ये जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये चीजें हो सकता है पता ना रहा हो आपको कि ये किस भाषा के शब्द हैं। हम लोग जो है हिंदी में देखते हैं कि जितने भी शब्द हैं हम लोग ये मान लेते हैं कि हिंदी के हैं, लेकिन नहीं, हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है कि अरबी भाषा के शब्द हैं। अब वहीं हम लोग फारसी भाषा के शब्द देखेंगे कि अखबार, ठीक है। आप जो है डेली देखते हैं कि अखबार के बारे में सुनते हैं, आप पढ़ते भी होंगे। तो ये अखबार शब्द जो होता है ये फारसी भाषा का है, ठीक है। आवाज, नमक, आप सब खाते हैं, डेली खाते हैं, ठीक है। तो नमक शब्द भी किसका है? फारसी भाषा का है। बीमार, सरकार, गुलाब, ये शब्द जो है ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं तुर्की भाषा के शब्दों को, जैसे कालीन, ठीक है, दरोगा, बेगम, तोप, चाकू, बीवी, ये शब्द जो है किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देखना है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे स्कूल, ठीक है, पेंसिल, कॉलेज, डॉक्टर, डायरी, बैंक। और ये ऐसे जैसे लिखा जाता है ऐसे ये बोला भी जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग जो है स्कूल जब लिखते हैं तो कैसे क्या क्या लिखते हैं, ऐसे स्कूल लिख देते हैं और उसके बाद जो है इसको पढ़ते भी हैं ऐसे, और ये हिंदी में ऐसे प्रयोग भी होता है। तो ये सारे सारे शब्द जो हैं ये अंग्रेजी के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं बाल्टी, आलू, कमरा, गमला, अचार, प्याला, ये शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जो है यहाँ फ्रांसीसी भाषा के देख लेते हैं। काजू, कूपन, अंग्रेज, कार्टून, इंजीनियर, बिगुल, ये शब्द जो है किस भाषा के हैं? फ्रांसीसी, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐसे कुछ शब्द को याद रखना है, कभी परीक्षा में पूछे जाए तो ये याद रखना है कि ये किस किस भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग जो है अन्य भेद एक देखते हैं। इसी में उत्पत्ति के आधार में जो हम लोग चार भेद अभी पढ़े हैं, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। लेकिन एक अन्य भेद भी माना जाता है जो संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो है कहीं न कहीं जो है संकर शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें दो भाषा हो, ठीक है, या दो चीजें मिली हो, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिड वगैरह भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि संकर जो शब्द होते हैं वो दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तालव्य शाह नहीं है, ठीक है, ये शंकर नहीं, ये शंकर तो भगवान शंकर हो जाएंगे, ये शंकर में दंत शाह है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। तो आगे है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये संकर शब्द में कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्षगांठ में इसमें दो भाषाओं के शब्द हैं। जैसे एक वर्ष, वर्ष किस भाषा का है? संस्कृत, और गांठ किस भाषा का? हिंदी। तो संस्कृत और हिंदी भाषा को मिला करके वर्षगांठ बना है, ठीक है। जैसे टिकट घर, ठीक है, टिकट अंग्रेजी है और घर देसी या हिंदी भाषा है, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। मांग पत्र, मांग हिंदी है, पत्र संस्कृत है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो भाषाएं मिल करके जो है एक शब्द बना रही हैं, और इन शब्दों में दो दो भाषाओं का जिक्र हुआ है, तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहेंगे। तो जब भी आपको संकर शब्द कोई पूछे कि संकर शब्द किसे कहेंगे, तो आपको दिमाग में रखना है कि दो भाषाओं को मिला करके जो शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब दूसरा जो है वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण हम लोग देखें कौन सा?
उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण हम लोग देखेंगे रचना या बनावट के आधार पे, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 वर्गीकरण है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि यहाँ ऋण शब्द किसे कहेंगे। जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का खंड यानी उसको टुकड़ा करने के बाद उसका सार्थक ना बचे उसे हम लोग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आप नाक देख सकते हैं, नाक को अगर आप इसका टुकड़ा करेंगे तो ये जो है आप देखिए ना का भी कोई अर्थ नहीं बचेगा और का भी नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं इसके जो है खंड करने के बाद जो है इसका जो अर्थ नहीं बचेगा, नहीं सार्थक नहीं रह जाएगा। तो ऐसे नाक देख सकते हैं, कान देख सकते हैं, पीला, आदमी, पशु, शेर, तुल, ये सब जो ऐसे शब्द हैं जिसका खंड करने के बाद जो है सार्थक नहीं बचता, इसका जो खंड होता है वो सार्थक नहीं बचता है। ये शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं दूसरा है यौगिक। यौगिक ये कहीं न कहीं जो है नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 शब्दों को मिला के बनाया गया होगा। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड या सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। ध्यान देना है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने और जिनके खंड जो है ना वो सार्थक हो, यानी उनको अलग किया जाए तो भी उसका अर्थ अपने आप में बचा रहे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं विद्यालय शब्द है, विद्यालय का जब हम लोग खंड करते हैं तो विद्या प्लस आलय होता है। विद्या का भी आप लोग अर्थ समझ रहे हैं और आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। यानी जहां विद्या ग्रहण की जाती है वो घर जो है विद्यालय कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई और घर इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो रसोई और घर बचता है। तो रसोई का भी अपना अर्थ है और घर का भी अपना अर्थ है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में बैल और गाड़ी, तो बैल का भी अपना अर्थ है और गाड़ी का भी। देवदूत, देव और दूत। स्नान घर, स्नान और घर, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके खंड जो होते हैं सार्थक होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कि योग ऋण। योग ऋण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ठीक है, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से या विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग ऋण कहलाते हैं, ठीक है। या इसकी दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं कि वे यौगिक शब्द जो किसी सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष यानी तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग ऋण कहलाते हैं। और इसमें आने वाले जितने शब्द होते हैं वो कहीं न कहीं बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब के सब योग ऋण होंगे। कैसे होंगे? योग ऋण, ठीक है। और इसमें जो है वो जो सामान्य अर्थ इसका होता है उसको छोड़ करके इसका एक विशेष अर्थ है ये प्रकट करता है। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पंकज, ठीक है। पंकज एक शब्द है जिसको अगर हम इसका टुकड़ा करें तो ये पंख और ज से बनता है, ठीक है। तो ये यौगिक की तरह है। लेकिन पंकज, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़, अजा मतलब जन्म लेने वाला, तो इसका सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? जो कीचड़ में जन्म ले। तो कीचड़ में जन्म लेने वाले तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये एक के लिए ऋण हो गया है, वो क्या? कमल के लिए, ठीक है। यानी कि ये यौगिक भी है और ऋण भी है, ठीक है। यानी तभी तो इसको इसका नाम ही क्या है? योग ऋण, ठीक है। मतलब इसमें जो है 2 शब्द तो मिलेंगे और इसका तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो पंकज का अर्थ होता है कमल, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पंख मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला। तो ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं जो कीचड़ में जन्म लेती हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग कीचड़ में जन्म लेती हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं पंकज कहा गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कहा गया? कमल के लिए। तो ये आपका जो है उदाहरण क्या हो जाता है? योग ऋण का। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अब देखो इसको अगर टुकड़ा करिए तो लंबा और उदर आ जाएगा, ठीक है। तो लंबा उदर मतलब पेट, लंबा पेट वाला। तो अब किसके लिए ऋण है? गणेश जी के लिए, ठीक है। दशानन, 10 आनंद, ठीक है, यानी 10 मुख वाला कौन होता है? रावण।
नीलकंठ, जिसका नीलकंठ मतलब नीला कंठ वाला, ठीक है। अब कौन है आप सब जानते हैं, शिव जी को कहा जाता है। एक दंत कौन, एक दांत वाले कौन है, गणेश जी। तो ये जो शब्द जो है इनको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, योग ऋण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा वर्गीकरण कौन सा होता है, रूपांतर या वाक्य के प्रयोग के अनुसार या विकास के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से जो है शब्द के भेद, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं विकारी और अविकारी क्या होता है। विकारी का अर्थ होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण विकार या अथवा परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग का प्रभाव पड़े, यानी लिंग की वजह से परिवर्तन हो जाए, जिस पे वचन का प्रभाव पड़े, वचन की वजह से परिवर्तन हो जाए, काल की वजह से परिवर्तन हो जाए, कारक की वजह से परिवर्तन हो जाए, वाच्य की वजह से परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं ऐसे विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो विकारी शब्द जो है इनके चार भेद होते हैं, ठीक है। चार भेद कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं विकारी शब्द में संज्ञा, ठीक है। यानी संज्ञा में आप लोग देखिए कैसे परिवर्तन होता है। जैसे लड़का, लड़का एक संज्ञा है। लड़का का हम लोग देखते हैं लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां, ठीक है, लड़कियों। अब देखिए लड़का अगर हम देखते हैं तो ये पुल्लिंग है, लड़की देखते हैं तो स्त्रीलिंग है, लिंग का प्रभाव पड़ा। हम लोग लड़का, एक लड़का, ठीक है, लड़के तो ढेर सारे लड़का, लड़कों तो ढेर सारे लड़के की बात होती है, ठीक है। ऐसे लड़की एक है, लड़कियों मतलब ढेर सारी लड़कियां, तो वचन का प्रभाव पड़ा है। ऐसे पुस्तक एक संज्ञा है, पुस्तकें, ठीक है, पुस्तिका, पुस्तकों, पुस्तिकाओं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिंग का प्रभाव हो जाता है, लिंग की वजह से शब्द परिवर्तित हो जाता है, और वचन की वजह से परिवर्तित हो जाता है, काल की वजह से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वाच्य की वजह से परिवर्तित हो जाता है, कारक की वजह से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, विकारी शब्द, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की वजह से कैसे विकार उत्पन्न होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे मैं है, तो मैं में मुझे, मुझको, मेरा, ऐसे शब्दों को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है तुम। तुम का हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रूप, तुम, तुम्हें, तेरा, तुझे, तुझको। ऐसे हम लोग देखते हैं सर्वनाम जिसमें बहुत सारे जो है मतलब हम लोग देखते हैं इसका परिवर्तन कहीं लिंग की वजह से, तो कहीं जो है वचन की वजह से, ठीक है, कहीं काल की वजह से, ऐसे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। फिर जो है तीसरा देखते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया में कैसे परिवर्तन, जैसे जाना, जाना एक क्रिया है, तो हम लोग देखते हैं कभी जाता हूं बोला जाता है, कभी जाते हैं बोला जाता है, कभी जाता था बोला जाता है, कहीं गया, जाएगा, जाएंगे, ठीक है, जाओ और जाओगे, ऐसे हम लोग जो है रूप इसके देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जैसे खाना। खाना को हम लोग कहीं खाता है, खाया, खाएंगे, खाओगे, खाता था, खाते थे, खाए थे, ऐसे रूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक शब्द जो है वो लिंग की वजह से, काल की वजह से, कारक की वजह से परिवर्तन इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसको हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, जैसे अच्छा, अच्छा को हम लोग अच्छे भी कहीं कहीं देखते हैं लिखा हुआ, कहीं अच्छी देखते हैं। काला, काला का काली हो जाता है। तो ये विकारी शब्द में आते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से हैं हम लोग देखे हैं, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। और चौथा दूसरा है फिर अविकारी शब्द, यानी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है, परिवर्तन ना हो, चाहे उस पर लिंग का प्रभाव पड़े, चाहे काल का प्रभाव पड़े, चाहे वचन का प्रभाव पड़े, चाहे कारक का प्रभाव पड़े, चाहे उस पे वाच्य का प्रभाव पड़े, तो वो हर सिचुएशन में वो एक जैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द भी चार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, ठीक है,
जैसे अगर हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि राम जो है धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। तो राम एक क्या है, पुल्लिंग है ना। राम धीरे धीरे लिखता है। अगर हम राम का लिंग चेंज कर दें, राम की जगह हम कर दें गीता, ठीक है। गीता एक स्त्रीलिंग है, तो गीता धीरे धीरे लिखती है। तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, ठीक है। यानी धीरे धीरे जो है, जब पुल्लिंग था तब भी धीरे धीरे लिखा गया और स्त्रीलिंग हुआ तभी धीरे धीरे लिखा गया, ठीक है। इसीलिए इसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं, जैसे आज हुआ, कल हुआ, ये ऐसे शब्द हैं जिसका जो है विकार नहीं होता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो लिंग परिवर्तित कर दीजिए, चाहे वचन परिवर्तित कर दीजिए, चाहे कारक का बदलाव कर दीजिए, चाहे वाच्य का बदलाव कर दीजिए, लेकिन ये हर सिचुएशन में एक ही जैसा बना रहेगा। और अविकारी शब्द में कौन सा आता है? संबंध बोधक, ठीक है। संबंध बोधक मतलब के आगे और के पीछे, ठीक है। और उसके बाद और किस में नहीं विकार होता है, ठीक है? समुच्चय बोधक, जैसे और हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, ठीक है। विस्मयादि बोधक जैसे वाह, अरे, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए अविकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अर्थ के आधार पे, ठीक है। अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जो है वो कैसे होता है? तो अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है परंपरागत आधार पर और एक होता है नए दृष्टि के आधार पे। तो चलिए हम लोग जो इसको भी देखते हैं, परंपरागत आधार पे कैसे होता है। तो शब्द की शक्ति या अर्थ की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, ठीक है। जैसे एक वाचक शब्द, एक लक्षक शब्द, एक व्यंजक शब्द, ठीक है। यानी परंपरागत आधार पे जो है वो वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और है, शब्द शक्ति के अंतर्गत इन्हें क्रमशः, मतलब इसी को जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, अगर यही जो है शब्द शक्ति के अंतर्गत इन्हें देखें तो वाचक को हम लोग अविधा शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षक को हम लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजक को हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाचक पहले। वाचक क्या होता है? यानी बोलचाल में प्रचलित साधारण अर्थ ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, सुंदरता, दौड़ना आदि ऐसे शब्द जो हैं ये साधारण सा जो हमें एक अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? वाचक होते हैं। वाचक शब्दों के से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या अविधेयार्थ कहते हैं। और वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जो है दूसरा देखते हैं लक्षक, ठीक है। लक्षक शब्द क्या होता है देखते हैं। लक्षक शब्द यानी बोलचाल में प्रचलित अर्थात लोक प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके उससे संबंध रखने वाले किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लक्षक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आए तो उदाहरण से आप समझिए कि राधा तो बेचारी गाय है। यहाँ पे एक वाक्य मैंने लिखा है, यहाँ पे आया हुआ जो ये गाय शब्द है, इस गाय शब्द में हम लोगों को देखना है कि क्या ये वाचक रूप में यूज हुआ है कि लक्षक रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो गाय है, गाय ये क्या है? गाय एक पशु है, दुधारू पशु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राधा की बात हो रही है कि राधा एक गाय है, ठीक है। राधा तो बेचारी एक गाय है, ठीक है। तो राधा तो पशु नहीं है, ठीक है। तो क्या अब राधा जो है वो राधा के लिए गाय शब्द यूज हुआ है, तो यानी एक लक्षण यूज हुआ है, ठीक है। तो वो लक्षण जो गाय में पाया जाता हो और वही लक्षण जो है वो राधा में दिखाई दे रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये शब्द यूज किया गया। तो क्या हो सकता है? आप सबको पता है कि गाय कैसी होती है? बहुत भोली भाली होती है और बहुत सीधे स्वभाव की होती है। अगर राधा भी उसी स्वभाव की है, मतलब उसके अंदर भी लक्षण जो है वो भोली भाली का हो और सीधा साधा का हो, तो हम बोल सकते हैं कि राधा क्या है? गाय है, ठीक है। यानी राधा जो है वो बहुत सीधी है, बहुत भोली भाली स्वभाव वाली है, ठीक है। यहाँ दूसरा अर्थ देख सकते हो, उदाहरण मोहन गधा है। क्या बताइए? मोहन तो एक इंसान है और गधा एक जानवर है।
तो दोनों एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पे जो है ये जो गधा शब्द यूज हुआ है वो कहीं न कहीं जो गधा का लक्षण है वही मोहन का लक्षण है, ठीक है, यानी इसलिए यहाँ पे लक्षक। तो देख लीजिए कि जैसे यहाँ जो गाय और गधा शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ है वो क्या है? पहला, गाय का अर्थ क्या है? दुधारू या पशु, दुधारू पशु, और गधा जो है वो भारवाहक पशु यानी भार ढोने वाला। ना हो करके अभी देखो ये जो है इसका मुख्य अर्थ क्या हो गया? गाय का मुख्य अर्थ दुधारू पशु और गधा का मुख्य अर्थ भारवाहक पशु, लेकिन इस मुख्य अर्थ को छोड़ करके ये एक अलग अर्थ देगा, एक लक्षक देगा, लक्षण देगा। अब गाय का अर्थ क्या होता है? भोली व सीधे स्वभाव वाली, और गधा का अर्थ क्या होता है? कि मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ पे गाय जो है मतलब ये मोहन जो है गधा है, इसका मतलब जैसे गधा जो है मूर्ख होता है वैसे मोहन के अंदर भी वैसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मोहन गधा है, ठीक है। ये आप अक्सर जो है सुनते भी होंगे कि जो है अक्सर लोग बोल देते हैं अगर ये वो तो बहुत गधा है, इसका मतलब है कि वो बहुत मूर्ख है, ठीक है। या और भी ऐसे मतलब जो है किसी को कोई बोल देता है, कोई लड़की है या कोई महिला है तो बोलते हैं वो तो एकदम गाय है, इसका मतलब वो गाय पशु नहीं है, अर्थात वो जो है गाय के स्वभाव वाली है, मतलब गाय जो है सीधी सादी भोली भाली होती है, वैसे ही वो महिला भी है, वो लड़की भी है, ठीक है। तो यहाँ ये लक्षण लिया गया है इसलिए इसको लक्षक शब्द कहेंगे, यानी गाय और गधा जो है यहाँ लक्षण के लिए यूज किया गया है इसलिए इसको लक्षक शब्द कहेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जो है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ चलिए, यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द जो है वाचक तथा लक्षक शब्दों द्वारा बताए गए अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थात गुण अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द जो होते हैं वो व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाचक और लक्षक शब्दों के द्वारा जो बताए गए जो अर्थ होते हैं ना उससे ये भिन्न होता है, मतलब वो जो से अन्य अर्थ देगा और ये गुण ज्ञान देगा, गुण अर्थ देगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ पे एक परिभाषा से समझ सकते हैं, जैसे विद्यालय में 8वें कालांश के बाद यह कहा जाए घंटी बज गई, ठीक है। यानी हम सब जो है नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि जब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो उसमें जो है ऐसे हर जो है जैसे 45 मिनट का अगर पीरियड है या 30 मिनट का पीरियड है, 1 घंटे का पीरियड जो जैसा बनाओ तो उसमें ऐसे जो है बनाया गया होता है कि एक दिन में जो है कितनी घंटी जो है वो चलेगा क्लास, ठीक है, मतलब कितने पीरियड चलेगा, 5 या 6 या 7 या 8, ठीक है। तो अगर वो 8 पीरियड चलता है एक दिन में तो पहला अगर हमें पहला बेल लगा तो उसमें हमें जो है ये लगता है कि हाँ ये जो है बेल लग गया, 1 घंटा पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा लगा तो अगर हम लोग मान लेते हैं 2 घंटे, यानी 2 घंटे हम लोग जो है पढ़ लिए। लेकिन लेकिन जब आखिरी होता है 8वां जो है होता है जिसके बाद छुट्टी होती है, तो अगर कोई बोल देता है, ठीक है, कि मतलब घंटी बज गई, तो उसका सेंस जो है ये नहीं होता है कि घंटी बज गई कि मतलब जो है अभी और हमको पढ़ना, या घंटी के नॉर्मल अर्थ जो होता है वो नहीं होता है। यहाँ पे उसके कहने का सेंस होता है कि वो जो है जब घंटी बज गई इसका मतलब क्या होता है? छुट्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कि विद्यालय के में 8वें कालांश के बाद यह कहा जाए घंटी बज गई, इसका सीधा अर्थ तो घंटी बजाना ही है, और इसका जो गुण अर्थ होता है वो छुट्टी हो गई है, ठीक है, अर्थात एक व्यंजक शब्द है। चलिए एक और मैं बताता हूँ, जैसे 3-4 दोस्त हैं और वो सब जो है रात को निकले चोरी करने के लिए, ठीक है। उसी में से एक बोला, और उस समय जो है बहुत ही अंधेरी रात, एकदम काली रात है, ठीक है। वो एक दोस्त ने बोला, मतलब एक चोर ने बोला कि आज रात बहुत काली है, ठीक है। अब यहाँ उसके कहने का अर्थ क्या था कि वो रात काली है अर्थात चोरी करने लायक रात है, ठीक है। मतलब उसका एक ऐसा गुण अर्थ था कि वो क्योंकि जितने ही अंधेरी रात रहेगी, काली रात रहेगी, उतने ही चोरी करने के लिए वो उपयुक्त टाइम रहेगा, ठीक है, वो जिसमें जो है वो आराम से जो चोरी करके वो सब निकल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक व्यंजक शब्द है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है आगे हम लोग देखते हैं
कि लिखा है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द शक्ति होती है उसको हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है शब्द शक्ति को किसी और भी दिन देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है शब्द को देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग जो है देख लीजिए कि पहला था हम लोग जो है पहला शब्द हम लोग देखे हैं कौन सा, वाचक शब्द, दूसरा है व्यंजन लक्षक शब्द और तीसरा हो गया व्यंजक शब्द। ठीक है, ये हम लोगों का पूरा हो गया। अब हम लोग जो है अर्थ के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है उसमें जो है नए दृष्टि के आधार पे जो है वो कैसे है, इसमें कौन कौन से होता है यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नए दृष्टि के आधार पर जो है अर्थ के दृष्टि से शब्द के निम्नांकित भेद किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं चलो हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे है सार्थक शब्द, ठीक है, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। नए दृष्टि के आधार पे अर्थ की दृष्टि से शब्द के ये भेद हैं, कौन कौन से, सार्थक, निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे सार्थक शब्द, सार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ हो, उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, चाय, पानी, खाना आदि ऐसे शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं। अब निरर्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द हम लोग देखिए आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, रोटी वोटी, उल्टा पुल्टा, पानी वानी। तो ये जो वोटी है, ये पुल्टा है, ये वानी है, ये जो है सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होकर के इसको हम बोलते चलते हैं, मतलब उसका अक्सर जो है आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगता है। तो ये जो यहाँ पे जो लिखा गया वोटी, पुल्टा, वानी, ये निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, इसका अलग से कहीं आप प्रयोग कर दीजिए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, जैसे हम पटना बोलते हैं तो पटना ही समझते हैं, दिल्ली दिल्ली, सोमवार तो सोमवार ही। लेकिन अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक अर्थ देने वाले शब्द, जैसे आप लोग यहाँ कनक शब्द देखते हैं तो कनक का अर्थ होता है धतूरा और कनक का अर्थ होता है सोना, यानी ये एक अर्थ से अनेक अर्थ दे रहा है, मतलब एक ही अर्थ नहीं, इसका कई अर्थ है, तो इसलिए इसको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कर आप सुने होंगे, कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब हम लोग हाथ भी सुनते हैं और कर का मतलब टैक्स भी सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनेक अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। जैसे पानी, पानी के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, जल हुआ, नीर हुआ, वारी हुआ, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विलोम शब्द, आप सब देखे होंगे, दिन का रात, अमृत का विष, ऐसे विलोम शब्द। तो आज हम लोग जो है शब्द विचार को पढ़े हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है। इस पे हम लोग जो है अब एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसपे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। अभी क्या है हम लोग डिटेल्स में देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग जो इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां हम लोग जो देखेंगे कि हम लोग इसके पढ़ने के बाद हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं उस प्रश्नों को। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके परीक्षा में जब भी शब्द विचार से प्रश्न आएगा तो वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई समस्या आई हो, आपको कोई परेशानी हो जो आपको ना समझ में आया हो, आप